स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हमने जाना था कि समुच्चय आखिर होता क्या है। आज हम जानेंगे कि समुच्चयों का निरूपण किस प्रकार किया जाता है। तो देखिए, जो समुच्चय का जो निरूपण है वो आपका दो प्रकार से किया जाता है। तो पहला जो रूप है उस पहले रूप को हम लोग क्या बोलते हैं, सारणी रूप, या फिर इसी को बोलते हैं रोस्टर रूप। ठीक है। और जो दूसरा रूप है उस दूसरे रूप को हम कहते हैं समुच्चय निर्माण रूप। क्या कहते हैं, समुच्चय निर्माण रूप। ठीक है। अब चलिए जानते हैं कि जो सारणिक रूप है या फिर रोस्टर रूप, ठीक है, इसमें आखिर हम समुच्चयों को कैसे निरूपित करते हैं। ठीक। तो देखिए, सबसे पहले तो इसको आप कर्ली ब्रैकेट से आप निरूपित करोगे। समुच्चयों के अवयवों को एक सर्पिलाकार कोष्ठक के अंदर रखेंगे। ठीक है। जैसे मैं आपको क्या लूं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर कौन कौन से होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। ये अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। देखिए, मैं कैपिटल रूप में मैं इसको बड़े अक्षरों में नहीं लिखूं, क्योंकि बड़े अक्षरों से हम क्या करते हैं, सेट को निरूपित कर लेते हैं। मान लेते हैं कि सेट आपका क्या है, ए है। ठीक है। और देखिए, आपको अवयवों को एक सर्पिलाकार कोष्ठक के अंदर में रखना है। और दूसरी बात यह है कि जितने भी अवयव है उसको आपको क्या करते हैं, कॉमा के द्वारा क्या करते हैं, इसको पृथक करके रखना है, मतलब अलग करके रखना है। ठीक है। तो ये रूप होगा आपका सारणी रूप या फिर रोस्टर रूप। जो दूसरा रूप होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, समुच्चय निर्माण रूप। अब जानते हैं कि इसी को हम समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे। तो देखिए, पहले आपने सुना होगा, हिंदी में आपने कुछ चीजें पढ़ी होंगी। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में, अनेक शब्दों का एक शब्द में उत्तर दो। जैसे हो गया आपका चार राहों का समूह, उसे हम क्या कहते थे हिंदी में, चौराहा। ठीक है, आ गया समझ में। तो इसी प्रकार हम लोग देखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में। देखिए, ए, ई, आई, ओ, यू। तो हमको इसको ये जितने 5 बार हम लोग सिर्फ एक बार में लिख देंगे इसको। देखिए कैसे, याद रखिए, ये समुच्चय निर्माण रूप है। इसके जितने भी अवयव होते हैं उसमें क्या होता है, एक समान गुणधर्म होता है, मतलब समान प्रॉपर्टी होती है। समझ में आया, क्लियर हुआ। तो ये देखिए, जैसे ये सभी में समान गुणधर्म क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय में समान गुणधर्म क्या है, ये सभी क्या अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूं, 5 बार न लिख के इसको मैं क्या करता हूं, एक बार लिख देता हूं। और ये और ई और ए साइन लगाते हैं। इस साइन को हम कहते हैं सच दैट। ठीक है। या फिर इसी को बोलते हैं इस प्रकार है कि। ठीक है। तो एक्स सच दैट, एक्स सभी एक्स कहां से आ रहे हैं, आपके अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर से आ रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। इस प्रकार से हम किसको दर्शाते हैं, समुच्चय निर्माण रूप को। ठीक है। तो ये दो रूप हैं आपके, सारणी रूप और एक दूसरा क्या था आपका, समुच्चय निर्माण रूप। तो ध्यान रखिए, इसमें फर्क ये है कि जो समुच्चय निर्माण रूप है उसमें जितने भी अवयव होते हैं, इसमें ध्यान रखिए, इसमें जितने भी अवयव है उसमें क्या होता है, आपका समान गुणधर्म होता है, जो समुच्चय के बाहर के अवयवों के साथ नहीं होता। ठीक है। ये फर्क है इसमें। चलिए, अब जानते हैं कि जो संख्याएं हैं जो भी, उसको हम क्या करते हैं, समुच्चय रूप में कैसे दर्शाते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृत संख्याओं के बारे में। इसको हम कहते हैं ऐसे दर्शाते, ऐसे एक होती है, हम उसको बोल्ड एन, इसको हम क्या पढ़ेंगे, बोल्ड एन। ठीक है। तो ये जो बोल्ड एन है वो आपके कहां से कहां तक का कलेक्शन होता है, एक से लेके अनंत तक के बीच की संख्याओं का क्या होता है, कलेक्शन होता है। ठीक है। अब पहले के समय में क्या होता, 1 से लेकर 9 तक की गिनती थी। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, भारत में क्या हुआ, खोज हुआ। ठीक है। भारत में किसका खोज हुआ, जीरो का खोज हुआ। तो जैसे ही भारत में जीरो का खोज हुआ तो क्या हो जाएगा, इसमें जीरो एक और इंप्रूव होगा, किसमें, एक में। फिर जीरो से लेके अनंत तक का संग्रह लिया होगा। तो जीरो से लेके अनंत तक के संग्रह को हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या, होल नंबर्स। ठीक है। इस प्रकार हमारा होल नंबर का खोज हो गया, मतलब पूर्ण संख्याओं का खोज हो गया। ठीक है। अब उसके बाद जो गणितज्ञ थे उन्होंने ये निकाला कि जब संख्या धनात्मक हो सकती है, जैसे बहुत सारी क्वेश्चंस में क्या, जैसे 2 × 1 का अर्थ तो 1 आ रहा है, लेकिन 1 × 2 करेंगे तो क्या आएगा,
तो ये बड़ा ही दिलचस्प हिस्सा बन गया। फिर उन्होंने माना कि जब 1 आ सकता है तो दोनों तो 1 तो आएगा नहीं, यहाँ पर सिर्फ -1। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, इस तरफ का भी पता चला हमें कि इस तरफ भी संख्याएं होती हैं, ठीक है, जीरो के दाएं बाएं साइड की संख्याएं आपकी होती है। तो इस प्रकार क्या हो जाएगा, जब ये 0 से लेकर अनंत तक की संख्याएं हैं तो यहाँ भी तो -∞ से +∞ तक के बीच की भी संख्याएं होंगी। तो ये संख्या आपकी कहलाई पूर्णांक संख्याएं। क्या कहेंगे इसको, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। या फिर बहुत सारे बुक्स में इसको ऐसे निरूपित किया जाता है, जेड से भी निरूपित करते हैं। उसके बाद फिर संख्याएं आई कि भिन्न के रूप में। जो संख्या हमको क्या मिली, भिन्न के रूप में मिली, जैसे कि आपका ये p/q के रूप में मिली, ठीक है। अब ध्यान रहे कि ये जो इसका रूप है, p/q का जो रूप है, वो हर हाल में, चाहे आंधी तूफान बाढ़ भूकंप कुछ भी आ जाए, ये रूप इसका बदलेगा नहीं। तो ये रूप ना बदले, इसके लिए क्या होना चाहिए आपका, कि जो q है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर एनीथिंग अपॉन 0, जैसे p अपॉन अगर q का मान 0 ही ले लिया, ये एनीथिंग कुछ भी ऊपर में अंश में आपका कुछ भी रहे और हर में अगर 0 है, ये क्या होता है आपका इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखना कि इन्फिनिटिव इज नॉट अ नंबर। जो अनंत है वो आपकी कोई भी संख्या नहीं है। जैसे मैं यहाँ पास कलेक्शन नहीं हूँ तो कलेक्शन इसके बीच कवियों की बात कर रहा हूँ, इन्फिनिटिव नेचुरल नंबर नहीं है। याद रखना, इन्फिनिटिव नेचुरल नंबर नहीं है, कोई भी संख्या नहीं है, इसको मैं क्या करूंगा, इन्फिनिटिव डज नॉट बिलोंग्स टू n, ठीक है। इन्फिनिटिव डज नॉट बिलोंग्स टू w, इन्फिनिटिव डज नॉट बिलोंग्स टू i और इन्फिनिटिव डज नॉट बिलोंग्स टू q। तो देखिए q कभी भी 0 नहीं रहना चाहिए, p और q दोनों क्या रहना चाहिए, सापेक्षता अभाज्य रहना चाहिए। सापेक्षता अभाज्य मतलब ये सिर्फ खुद से भाग जाए और 1 से भाग जाए, इसीलिए इसको क्या करें, सापेक्षता अभाज्य रहनी चाहिए, ठीक है। तो 3 चीजें हैं। तो ऐसे अगर गुण धर्म मिल जाते हैं, और जहां जो p और q, जितने भी p और q हैं, वो कहां से रहने चाहिए, आपके इंटीजर से रहने चाहिए, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते थे, ऐसी संख्याओं को हम बोलते थे परमेय संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। अब देखिए जो संख्या परमेय संख्या नहीं है, इसको हम क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। तो जो परमेय संख्या नहीं है, जैसे आपका क्या हो जाएगा, √2, √3, √8, √5, ये सभी संख्या की आपकी परमेय संख्या नहीं है। तो इसको हम संख्याओं को क्या बोलते हैं, अपरमेय संख्या बोलते हैं, ठीक है। और इन दोनों का जो कलेक्शन है, मान लेते हैं कि ये इतना तक, ये पूरा कर गया इसका, यहाँ तक परमेय संख्याओं का कलेक्शन है। अब जो बच गए, ये सभी संख्या जो बच गई, ये सभी क्या है आपकी अपरमेय संख्या। खैर इसको कोई ऐसी खास नोटेशन नहीं दर्शाते, लेकिन इसको हम लोग क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट कर देते हैं, जो उसमें बच गया उसका पूरा, ठीक है। तो इन पूरे संख्याओं को अगर हम मिला देते हैं, सब दोनों के संग्रह को, तो परमेय संख्या और अपरमेय संख्याओं का कलेक्शन जो संग्रह है, वो आपका कहलाता है रियल नंबर, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। ये क्या हो जाता है, q और q कॉम्प्लीमेंट, ये हम लोग का क्या बन जाता है, आपका रियल नंबर, मतलब वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। आगे समझ में, ये होता है आपके वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, वास्तविक संख्या, जब जैसे ही वास्तविक संख्याओं की खोज हुई, वैसे ही क्या हुआ, आपका निर्देशांक ज्यामिति का खोज हुआ। जैसे मतलब आपके संख्याओं और रेखाओं को प्रदर्शित करना सीखा हमने। उसके बाद हमने क्या कर बताया, निर्देशांक ज्यामिति की खोज हुई। उसके बाद फिर क्या हुआ, गणित का विकास होते गया, ठीक है। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।